आगम रसिक आत्मन बंधुओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। 10वां द्वार संपूर्ण हो गया है नाटक समय सार का, और वहीं तक जो है कुंद कुंद आचार्य की रचना जो थी वहीं तक उन्होंने पूरा किया। लेकिन पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में आगे भी कुछ और जोड़ा है। अब अगला 11वां द्वार है स्यादवा द्वार। अब स्यादवा द्वार के अंदर उन्होंने क्या बताया और इसको जरूरी क्यों समझा कि स्यादवा द्वार भी इसमें होना चाहिए, तो इसका जवाब, इस जिज्ञासा का जवाब आपको मिलेगा। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, समुझे को विरला ज्ञानी। यमें स्याद वाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा। तो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यह कलश कहावे। तब चित अमृत वचन गढ़ी खोले, अमृत चंद्र आचार्य बोले। कहते हैं कि समय सार ग्रंथ परमागम कहलाता है और अध्यात्म का ये बड़ा गहरा, बड़ा सूक्ष्म विवेचन वाला ग्रंथ है। इतना ये थोड़ा क्लिष्ट है, गूढ़ है समझने में, कि कोई बिरला ही इसको समझ पाता है। और जिसकी समझ में आ जाता है ना, बस उसको तो समझो रास्ता मिल गया। तो ये जो कुंद कुंद आचार्य की कालजयी रचना समय सार ग्रंथ, उसको जब आचार्य अमृत चंद्र ने देखा, समझा, तो उनको लगा कि अगर इसमें स्यादवाद अधिकार और बढ़ा दिया जाए तो ये ग्रंथ बहुत ही और ज़्यादा उपादेय बन जाएगा और सुंदर हो जाएगा। तो कहा, यामे स्यादवाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा। अगर और उसको उसमें जोड़ दिया जाए तो ग्रंथ अति शोभा पावे, यह मंदिर वह मंदिर यह कलश कहावे। ये अगर समय सार परमागम अगर समझो उसको मंदिर की उपमा दी जाए, तो स्यादवा द्वार जो है इसमें ये कलश है। जैसे मंदिर बनाने के बाद उसमें कलश ऊपर चढ़ाया जाता है, तो उस प्रकार से ये कलश की स्थापना के समान सुशोभित होगा। ऐसा आचार्य अमृत चंद्र ने मुनिराज ने ये विचार लगाया, और उन्होंने क्या किया कि ऐसा विचार करके अमृत वचनों की रचना की अमृत चंद्र आचार्य ने। और ऐसे वचन, ऐसा और सुंदर उसके अंदर रहस्य स्यादवाद का भी गढ़ दिया। यानी उन्होंने उनके जो विद्वत्ता में जो नजर आ रहा था, तो उन्होंने उस स्यादवाद को भी इसमें जोड़ दिया। तो अमृत चंद्र आचार्य ने अलग से ये स्यादवाद जो है जोड़ा है, और उसी के आधार पर पंडित बनारसी दास ने भी इसमें ये स्यादवाद द्वारा आगे और इसको भी बताया है। कुंद कुंद नाटक विषय, कयो दरब अधिकार। स्यादवाद ने साधी में, कहूँ अवस्था द्वार।
कहाँ मुक्ति पद की कथा, कहाँ मुक्ति को पंथ। जैसे घृत का रज जहाँ, तहाँ कारण दधिमंथ। कितनी सुंदर बात कही है कि स्वामी कुंद कुंदाचार्य ने ग्रंथ के अंदर जीव अजीव आदि द्रव्यों का स्वरूप वर्णन किया है और कहा है कि ये जो भी लोक में हमें दिखाई देता है, जीव अजीव पाप पुण्य, ये सब जो खेल दिखाई देते हैं, ये सब एक रंगमंच के नाटक के समान है। तो कुंद कुंद आचार्य ने उसका स्वरूप वर्णन किया इन सब द्रव्यों का। और अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि अब मैं स्यादवाद अधिकार, नय और साध्य साधक अधिकार, ये मैंने इसमें 3 अपनी ओर से मैंने इसमें ऐड किए हैं। साध्य स्वरूप मोक्ष पद है, मोक्ष है साध्य, हमारा जो है मिशन है, हमारा लक्ष्य है, साध्य है। साध्य स्वरूप है मोक्ष पद और साधक स्वरूप है मोक्ष मार्ग का वर्णन। यानी साध्य को पाने के लिए जो साधक है वो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष पद को पाने के लिए मोक्ष मार्ग उसका साधक है। जैसे कि घी प्राप्त करना है तो घी प्राप्त करने के लिए दही का मंथन भी करना जरूरी है, क्योंकि दही का मंथन घी प्राप्त करने के लिए कारण रूप है, हेतु रूप है। जिस प्रकार दधि मंथन रूप कारण के मिलने से घृत यानी घी जैसे पदार्थ की प्राप्ति का कार्य होता है, सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग ग्रहण करने से मोक्ष पदार्थ की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तब तो मोक्ष मिलेगा ना। तो मोक्ष मार्ग कारण है और मोक्ष पदार्थ कार्य है। मार्ग पर चलेंगे तब तो मंजिल पे पहुंचेंगे ना। किसी को पहुंचना हो अमेरिका, तो अमेरिका तो हो गया, उसका लक्ष्य हो गया, साध्य हो गया। और वो जो रास्ता, जहाँ जो भी तरीका, जो भी साधन, जो भी रास्ता ले जाने वाला है उसको, वो हो गया वहाँ पहुँचने का उपाय, मार्ग। तो मार्ग को पार करेंगे तब तो मंजिल तक पहुँचेंगे। तो कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती, सब जानते हैं। तो इसीलिए कारण स्वरूप मोक्ष मार्ग है और कार्य स्वरूप मोक्ष है। तो दोनों का वर्णन किया जाता है। एक का करें और एक का ना करें तो अधूरा हो जाएगा ना। अमृत चंद्र बोले मृदुवानी, स्यादवाद की सुनो कहानी। को कहे जीव जग माही, को कहे जीव है नाही। अमृतचंद्र बड़े मधुर वचनों में समझा रहे हैं, बहुत सरलता से समझ में आए ऐसा उसको आसान बनाकर बता रहे हैं स्यादवाद को, कि स्यादवाद क्या है, स्यादवाद का कथन क्या है। कोई कहता है संसार के अंदर किसी की ऐसी सोच होती है, ऐसा कथन होता है, ऐसी मान्यता धारणा होती है कि संसार में जीव है, संसार में जीव हैं। और कोई कहता है कि जीव नहीं है ना। तो अलग अलग बात हो गई ना, अपनी अपनी धारणा। कहते ना मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग मस्तिष्क में अलग अलग विचार चलते हैं। तो
स्यादवाद क्या है उसका स्वरूप समझा रहे हैं। एक रूप को कहे, को अगणित अंग, छिन भंगुर को कहे, को कहे अभंग। नय अनंत इह विधि कही, मिले न काहू कोई, जो सब ने साधन करे, स्यादवाद है सोई। स्यादवाद की परिभाषा, उसका स्वरूप समझाया है कि कोई कहता है कि जीव एक ही प्रकार का है, आत्मा एक ही प्रकार का है, चैतन्य एक ही प्रकार का है, जीव एक ही प्रकार का है, कोई ऐसा कहता है। और कोई ऐसा भी मानता है कि अगणित अंग, अरे अनेक है, जीव तो अनेक है, हमें दिखते हैं अनेक अनेक प्रकार के जीव दिखते हैं संसार में, एक कैसे। कोई कहता है सबकी आत्मा एक है, भाई एक जैसी आत्मा है सब में, और कहते नहीं भाई अलग अलग सब दिखते हैं, इतने अनेकों जीव दिखते हैं संसार में, एक कैसे हो गए। छिन भंगुर को कहे अभंग, कोई कहता है कि ये तो क्षण क्षण में बदल रहा है जीव का स्वरूप। अभी तो ये जीव था जो मनुष्य था, और अभी ये जीव हो गया जो देवलोक में देव बन गया। तो भाई ये तो बदल रहा है ना, क्षणभंगुर है। बच्चा है वो बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा है वो मर जाता है, जो अभी हंसता खेलता चलता फिरता दिख रहा था, तो ये परिवर्तन है, क्षणभंगुर है। और कोई कहता है अभंग, अखंड, इसका कभी जो है नाश नहीं होता, कभी ये भंग नहीं होता, कभी खंडित नहीं होता। और नए अनंत यह भी देखिए, नए माने जीव के कुछ भी किसी भी बात को जिस प्रकार से हम बताते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, उसको समझने के अनेक तरीके हैं, अनेक वचन हैं और अनेक प्रकार हैं, कई तरह की शैलियाँ हैं। बात को समझाने की, बात को कहने की, अपने विचारों को प्रस्तुत करने की बहुत तरीके हैं। तो कोई उसको कहते हैं नए, तो अनंत नए हैं, इस प्रकार से अनंत नए हैं। और एक से दूसरे का स्वरूप मिलता नहीं है, समान नहीं है, सब अलग अलग है। जो सब ने साधन करे स्यादवादे है सोई, जो सारे नयों को एक साथ जोड़ता है, सबका साधन करता है, उसको कहते हैं स्यादवाद। कोई जीव कहता है पदार्थ है, कोई जीव कहता है पदार्थ जीव पदार्थ नहीं है। अद्वैतवादी कहते हैं एक ब्रह्म रूप है बस, और कुछ नहीं है। न्यायिक कहते हैं अरे अनेक रूप है। बौद्ध मत वाले कहते हैं क्षण है, क्षण क्षण में बदलता है, अनित्य है जीव। और सांख्य मत वाले कहते हैं नहीं, कूटस्थ नित्य है, शाश्वत नित्य है। और एक दूसरे की बात नहीं मिलती है, परस्पर विरुद्ध, कोई किसी के विचार नहीं मिलते, तो सब आपस में संघर्ष करने लगते हैं, अपने अपने बातों को खींचतान। मेरी ही बात सही है, मेरी ही सही है, मैं ही सही कहता हूँ, तुम सब गलत हो। तो इस तरह से आपस में जो है ना, बढ़ते बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। तो स्यादवाद उन सबको समाहित करता है, एक जगह कहता है हाँ भाई किसी अपेक्षा से आप सही कह रहे हो, और अलग अपेक्षा से मेरी बात भी सही हो सकती है, किसी अन्य दृष्टिकोण से तीसरे की बात भी ठीक हो सकती है। तो स्यादवाद जो है ना, वो जैन धर्म का एक ऐसा सबसे बढ़िया एक ऐसी शैली है, स्यादवाद एक ऐसा तरीका है कि जिससे आपस के झगड़े मिट जाते हैं।
तो इसको बड़ा वैज्ञानिक आधार है स्यादवाद का, और उसको ही समझा रहे हैं स्यादवाद द्वार में। स्यादवाद अधिकार अब कहाँ जैन को मूल, जाके जानत जगत जन, लहें जगत जलकूल। कहते हैं पंडित अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं। और यहाँ नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास ने उसी बात को समझाया है कि स्यादवाद का अधिकार अब शुरू करते हैं, ये जैन दर्शन का मूल है। और जाके जानत जगत जन, जब संसार का कोई व्यक्ति, कोई साधक उसको स्यादवाद को अच्छे से समझ लेता है, लहे जगत जल कूल, तो संसार सागर से कूल मने किनारा उसको वो मिल जाता है और वो उससे पार हो जाता है। तो स्यादवाद को जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना जैन दर्शन समझ में नहीं आ सकता। शिष्य कहे स्वामी जीव स्वाधीन की पराधीन, जीव एक है किधो अनेक मान लीजिए, जीव है सदैव किधो नहीं है जगत माही, जीव अविनश्वर की नश्वर कहीजिए, सतगुरु कहे जीव है सदैव निजाधीन, एक अविनश्वर दरब दृष्टि दीजिए, जीव पराधीन छिन भंगुर अनेक रूप, नाही जहाँ तहाँ पर जय प्रवान कीजिए। देखिए स्यादवाद कितना सटीक और एक ऐसा जिसको कहना चाहिए ना, सर्वगुण संपन्न, सबको शांति देने वाला, सबको अपने अंदर में प्यार से समाहित करने वाला, किसी का विरोध नहीं करता है स्यादवाद, सबको अपने में बड़े प्यार से, बड़े मृदुता से आश्रय देता है, समा लेता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव बताइए, जीव स्वाधीन है कि पराधीन है? जीव एक है कि दो माने अथवा अनेक मानना चाहिए जीव को? जीव सदा है कि नहीं संसार में? जीव अस्तित्व है कि नहीं उसका, ये भी बताइए। और जीव अविनश्वर यानी कि नित्य है, शाश्वत रहने वाला है, अथवा कि नश्वर है? ये बातें शिष्य ने पूछी। जीव स्वाधीन है कि पराधीन है, एक है कि अनेक है, और है कि नहीं उसका अस्तित्व, और जीव नित्य है कि अनित्य है। अब सद्गुरु जी अपने शिष्य को समझा रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। सद्गुरु कहे जीव है सदैव निजाधीन, जीव है, हमेशा है, सदा है, शाश्वत है, तीन कालों में उसका अस्तित्व है, और वो अपने ही अधीन है, स्वाधीन है, निजाधीन है, पराधीन नहीं है। एक अविनश्वर दरब दृष्टि दीजिए, और उसको स्वाधीन और अस्तित्व और शाश्वत जब कहेंगे तो कैसे है? उसको जब हम द्रव्य के ऊपर दृष्टि रखेंगे तभी जीव हमें स्वाधीन और नित्य और अस्तित्व वाला और एक मालूम देगा। जीव पराधीन छिन्न भंगुर अनेक रूप, और जब जीव को पराधीन कहो तो वो भी सही है, क्योंकि पर्याय में जब दृष्टि डालते हैं, पर्याय दृष्टि से जब देखा जाता है तो वहाँ पर जीव क्षणभंगुर मालूम देता है, अनेक मालूम देता है, और पराधीन भी मालूम देता है। और जब द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो बात एकदम विपरीत दिखाई देती है। ना ही जहाँ तहाँ परजय परवान कीजिए, और पर्याय की दृष्टि से कुछ अलग दिखता है और द्रव्य दृष्टि से कुछ अलग दिखता है।
जब जीव की कर्म रहित शुद्ध अवस्था पर दृष्टि डाली जाती है तब वो स्वाधीन लगता है, और जब उसकी कर्माधीन दशा पर ध्यान जाता है तो वो पराधीन है। लक्षण की दृष्टि से सभी जीव द्रव्य एक समान हैं, संख्या की दृष्टि से अनेक हैं। जीव था, जीव है, जीव रहेगा हमेशा, इस दृष्टि से सदाकाल है, शाश्वत है, और एक गति से दूसरी गति में वही जीव जाता है। इसलिए जीव जो है एक गति में सदाकाल नहीं है। सदाकाल तो है पर एक गति में सदाकाल नहीं है। और जीव पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए वो अविनाशी है। क्षण क्षण में परिणमन करता है, इसलिए वो नित्य भी है तो अनित्य भी है। परिणमन की दृष्टि से देखें तो अनित्य है, और शाश्वतता की दृष्टि से देखें तो जीव नित्य है। अब देखिए, पर चतुष्टय और स्वचतुष्टय दो चीज़ें होती हैं। अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, और अपना काल, अपना भाव। और पर का द्रव्य वो क्षेत्र, काल, भाव, वो पर चतुष्टय कहलाता है। तो स्व चतुष्टय की दृष्टि से जीव अस्थि रूप है, और पर चतुष्टय की दृष्टि से जीव नास्ति रूप है। बताते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों भेद वस्तु ही में अपने चतुष्ट वस्तु अस्थि रूप मानिए। पर के चतुष्क वस्तु नासती नियत अंग, ताको भेद द्रव्य पर जाई मध्य जानिए। द्रव्य तो वस्तु खे सत्ता भूमि काल चल, स्वभाव सहज मूल सकति बखानिए। याही भांति पर विकल्प बुद्धि कल्प न व्यवहार दृष्टि अंश भेद पर मानिए। व्यवहार दृष्टि अंश भेद पर मानिए। तो समझा रहे हैं यहाँ पर, बहुत बहुत गहरी बात कह दी है, बहुत सूक्ष्म बात कह दी है, और बड़ी स्पष्ट समझ में आती है, ऐसी बात कह दी है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चारों चीज़ें, चारों ही आयाम एक ही वस्तु में होते हैं, एक ही पदार्थ में होते हैं, एक ही द्रव्य में होते हैं, और इनको कहते हैं उस वस्तु का, उस द्रव्य का स्वचतुष्क। तो स्वचतुष्क अपना अपना सबका अलग होता है, और स्वचतुष्क की दृष्टि से जीव हमेशा अस्थि रूप ही रहता है। और पर चतुष्क की दृष्टि से तो जीव जो अस्थि रूप है, स्वचतुष्क के हिसाब से अस्थि है उस जिसकी, पर चतुष्क के हिसाब से उसकी नास्ति होती है। जैसे जो मोहन है वो श्याम नहीं है, श्याम अन्य है, मोहन अन्य है, व्यक्ति है, क्योंकि दोनों का स्वचतुष्क अपना अपना अलग है। और मोहन की दृष्टि से श्याम का चतुष्क अलग है, और श्याम की दृष्टि से मोहन का चतुष्क अलग है। तो स्वचतुष्क के हिसाब से तो वो अलग अलग है, उनका अस्तित्व अपना अपना है, और अस्तित्व है एक ही व्यक्ति का। स्वचतुष्क की दृष्टि से अस्तित्व है, और पर चतुष्क की दृष्टि से अस्तित्व नहीं है। जो श्याम है वो मोहन नहीं हो सकता, और जो मोहन है वो श्याम नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि अपना अपना स्वचतुष्क अलग अलग है। ठीक है, तो ये स्यादवाद का दृष्टिकोण है। अपने चतुष्क वस्तु अस्थि रूप मानिए, पर के चतुष्क वस्तु नासती नियत अंग, ताको भेद द्रव्य पर जाई मध्य ध्यानिए। और द्रव्य और पर्याय से उनमें भेद होता है। कैसे भेद होता है? निश्चय से द्रव्य अस्थि नास्ति स्वरूप है। कोई भी द्रव्य निश्चय से अस्थि भी और नास्ति भी है, तो उनका भेद द्रव्य में और पर्याय में जाना जाता है। द्रव्य और पर्याय में, जहाँ द्रव्य है वहाँ पर्याय भी होती है। द्रव्य गुण पर्याय एक ही पदार्थ में रहते हैं तीनों। तो द्रव्य तो वस्तु थे सत्ता भूमि काल चाल। तो जो द्रव्य है वो तो वस्तु और उसका क्षेत्र है, उसकी सत्ता है। और जो काल है वो समय है, जिससे वस्तु का समय में अस्तित्व पता चलता है।
और स्वभाव सहज मूल सकति बखानिए, उसका जो खुद का वस्तु का मूल स्वभाव है उसको भाव कहते हैं। इस प्रकार बुद्धि से हम स्व चतुष्टय को समझ सकते हैं और पर चतुष्टय को कल्पना करते हैं। वो व्यवहार नय का भेद समझ में आता है। यही भेद पर विकल्प वस्तु कल्पना व्यवहार दृष्टि अंश भेद परवानी है। व्यवहार से उसका जो है भेद दिखता है और निश्चय से देखते हैं तो अभेद दिखता है। गुण पर्यायों के समूह को वस्तु कहते हैं और इसी का नाम द्रव्य है। पदार्थ आकाश के जिन प्रदेशों को रोक कर रखता है, कोई भी पदार्थ उसके अंदर प्रदेश हैं, उसके अंदर अपना एक विशिष्ट क्षेत्र है, तो जिन प्रदेशों को रोक कर रखता है अथवा जिन प्रदेशों में वह पदार्थ रहता है उस सत्ता भूमि को क्षेत्र कहते हैं। पदार्थ के परिणमन अर्थात उसकी पर्याय जो बदलती रहती है पदार्थ की, पर्याय अंतर स्वरूप होने को काल कहते हैं और पदार्थ के निज स्वभाव को भाव कहते हैं। वही द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये पदार्थ का चतुष्क अथवा चतुष्टय कहलाता है। किसी पदार्थ का अपना अपना सबका चतुष्टय स्व चतुष्टय अपना अपना होता है और पदार्थ का जो चतुष्टय है वो पदार्थ के अंदर ही रहता है, पदार्थ में ही रहता है, उससे पृथक नहीं होता है। जैसे कोई घड़ा है, अब घड़े का स्पर्श, उसका रस, उसका रूक्ष या कठोर और फिर उसका कैसे रंग का है, कैसे आकार का है, वो उसके गुण हो गए। उसके गुण और पर्यायों का समुदाय वो है सबको मिला के द्रव्य। जिन आकाश प्रदेशों में वो घट स्थित है, यानी जहाँ तक उसका फैलाव है वहाँ उतना उसका जो है वो उतने प्रदेश जिसने उसने घेर रखे हैं घड़े ने, वो उसका क्षेत्र है। और घट के जो गुण और पर्याय प्रतिक्षण बदल रहे हैं, उत्पाद व द्रव्य हर पदार्थ में हो, हर समय हो रहा है परिणमन, तो वो उसका अपना जो है क्या है परिवर्तन, जो उसका काल है। और घड़े के समान अन्य कोई वस्तु है, मान लो कपड़ा है कोई वस्तु, पट जिसको कहते हैं, घट और पट, तो पट का अपना अपना गुण पर्यायों का समुदाय है, वो द्रव्य है उसका पट का। और जिन आकाश प्रदेशों में वो पट स्थित है वो उसका क्षेत्र हो गया पट का, और अलग काल हो गया उसका अपना स्व काल, और उसका स्व अलग अभाव है अपना खुद का। तो जो घट का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो पट में नहीं है, पट उससे अलग है, पट का अलग द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। तो घट का द्रव्य क्षेत्र काल भाव घट में है और पट का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पट में है। इसलिए घट अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि रूप है और वही पट के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति रूप है। इसी प्रकार एक एक द्रव्य का क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सब दूसरे द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अलग होने के कारण सब अपने अपने भाव से तो अपने अपने चौर चतुष्टय से तो सभी पदार्थ अस्थि रूप हैं, और वही पदार्थ उसी समय पर के अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से नहीं रूप है, नास्ति रूप भी हैं। तो एक ही पदार्थ अस्थि भी है और नास्ति भी है। इसलिए घट और पट के द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि ये अस्थि और नास्ति रूप एक अपेक्षा से हो जाते हैं। तो स्यादवाद के 7 भंग हैं, अब वो 7 भंग भी बताएंगे तो थोड़ा बड़ा